प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज हम बात करेंगे आपके सामने कक्षा 12 भूगोल का मोस्ट इंपोर्टेंट अर्धवार्षिक का पेपर प्यारे विद्यार्थियों, जो कि आपके 2025 के अंदर एग्जाम में आने वाला है। अभी आपके पेपर होने वाले हैं, नवंबर में स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है अर्धवार्षिक का। आप सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक क्लास को अटेंड करें और जितने भी मैं प्रश्न करवा रहा हूं उसको अच्छे से आपको याद करने हैं। जी प्यारे विद्यार्थियों, चलो। और बाकी आप कंप्लीट मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो महेंद्र बिहावर कोचिंग, ये हमारा ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उस क्रैश कोर्स के अंदर मैंने हस्तलिखित पूरे नोट्स आपको फ्री में उपलब्ध करवा रखे। उसके अंदर मैंने चैप्टर वाइज अच्छे से क्वेश्चन को मैं चैप्टर वाइज आपके जो है अच्छे से मैं समझा रहा हूँ थ्योरी के साथ, और चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसके अलावा बुलेट क्लास है, मैराथन क्लास है, जितने भी PYQ है सब मैं इस कोर्स के अंदर कवर करवा रहा हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों आप कोर्स ज्वाइन कर लेना। और बाकी ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है 8955661301। इन नंबरों पर व्हाट्सअप पर मैसेज करके आप ऑनलाइन बुक ऑर्डर कर सकते हो। ये मेरे द्वारा तैयार हस्तलिखित नोट्स बुक है प्यारे विद्यार्थियों। ये भूगोल की नोट्स बुक है और ये राजनीतिक विज्ञान की नोट्स बुक है। इसको आप घर मंगवा सकते हैं। इसके अंदर पेपर इससे बाहर नहीं बनेगा, पूरा का पूरा बोर्ड का पेपर इसी में से आएगा, यानी हर प्रकार के क्वेश्चन इसमें से ऐड है। और पहले आगे नोट्स दे रखे हैं, फिर पीछे क्वेश्चन ऐड है, ठीक है। तो आप मंगवा सकते हैं इसको घर, ऑनलाइन घर पे आ जाएगी आपके, ठीक है, आपके घर तक आ जाएगी। ये मैसेज कर देना इन नंबरों पर, ठीक है। चलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं बात करने वाला हूं अब आपके सामने भूगोल का मोस्ट इंपोर्टेंट अर्धवार्षिक का पेपर। इसका हम करते हैं अभी सॉल्यूशन, ठीक है। फटाफट इस पेपर का हम करते हैं सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं ये भूगोल का है, ज्योग्राफी का पेपर है, आप देख सकते हैं क्लास 12 हाफ ईयरली, ठीक है, 2024-25 का ये पेपर है, मोस्ट इंपोर्टेंट का पेपर प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, भूगोल का। तो देरी किस बात की, हम स्टार्ट करते हैं। चलो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, इसमें देखो कुछ निर्देश दे रखे आपके सामने, इन निर्देश को पढ़ लेना है और सभी प्रश्न आपको करने हैं। सबसे पहले खंड ए, सेक्शन ए, और सेक्शन ए के अंदर यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, देखिएगा कि ये आधे नंबर वाला क्वेश्चन है कि रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना के जो है प्रतिपादक कौन है, ये पूछा आपको। ये सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था, ऐसे पूछा आपको। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से नजर आए। चलो मैं क्वेश्चन आंसर ये आपको नंबरों को ढक देता हूं, बाकी आप देख सकते हैं। नजर आ रहा है आप सभी को, बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। चलो तो इसका जो राइट आंसर होगा रुको और जाओ निश्चयवाद सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था प्यारे विद्यार्थियों ग्रिफिथ टेलर ने। क्योंकि ये जो विचारधारा है वो कौन सी विचारधारा की बात हो रही है, वो नवनिश्चयवाद विचारधारा, ठीक है। नवनिश्चय विचारधारा में ही जो है वो एक सिद्धांत आता है रुको और जाओ, यानी उत्पत्ति विकास करो लेकिन अपनी सीमा में रहकर। तो ये जो सिद्धांत है वो ग्रिफिथ टेलर ने दिया था, बिल्कुल डी आंसर हो जाएगा। मानव विकास का अर्थ क्या है, मानव विकास का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों सार्थक परिवर्तन या फिर विकासात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो मानव विकास मनुष्य के जीवन में विकल्पों में वृद्धि हो और गुणात्मक परिवर्तन हो। कैसा परिवर्तन, गुणात्मक। तो ऑप्शन इसमें सी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रवास का अपकर्ष कारक है। प्रवास का अपकर्ष कारक प्रिय विद्यार्थियों, दो प्रकार, प्रवास के दो कारक हैं, एक तो होता है अपकर्ष कारक और एक होता है प्रतिकर्ष कारक। देखो अपकर्ष का मतलब हो गया अपनी ओर आकर्षित करना, प्रतिकर्ष का मतलब इस स्थान को हम छोड़ के चले जा रहे हैं, ठीक है। किसकी ओर जा रहे हैं, अपकर्ष की ओर जा रहे हैं। अपकर्ष का मतलब अपनी ओर आकर्षित करना, प्रतिकर्ष का मतलब जिस स्थान को हम छोड़ रहे हैं। अब छोड़ने के पीछे क्या रीजन हो सकता है, छोड़ने के पीछे ये रीजन हो सकता है क्या पता प्राकृतिक विपदाएं, ठीक है, महामारियां, राजनीतिक उपद्रव, ये आपके प्रतिकर्ष कारक हैं, ठीक है। और काम के बेहतर अवसर होंगे तो वहां पर लोग अधिक जाना पसंद करेंगे क्योंकि लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो काम के बेहतर अवसर होंगे तो वहां लोग अधिक जाएंगे, तो मतलब वो अपकर्ष कारक हुआ। कौन सा कारक हुआ, ये अपकर्ष। पूछा क्या, प्रवास का अपकर्ष कारक है, तो अपकर्ष कारक यहाँ पर काम के बेहतर अवसर। बाकी तीनों प्रतिकर्ष हैं आपके, ए बेस है, ठीक है, दे राइट हो जाएगा। कोल खडोज जिस प्रकार की कृषि को नाम दिया गया वे हैं जीवन निर्वाह कृषि, उद्यान कृषि, सामूहिक कृषि या सहकारी कृषि। कोल खडोज, देखो सोवियत संघ के अंदर सामूहिक जो कृषि है उसको कोल खडोज नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपके डी सी आंसर हो जाएगा। कोल खडोज जो है वो सामूहिक कृषि को कहा गया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे है प्यारे विद्यार्थियों, विनिर्माण उद्योग को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। विनिर्माण उद्योग को, विनिर्माण मतलब जैसे कोई वस्तु, कोई प्रोडक्ट है आपके सामने, उसका पुनर्निर्माण। जैसे हमने खेती की, कपास की हमने खेती की, तो खेती हम कर रहे हैं वो हम प्राथमिक क्रियाकलाप में आएगा कृषि करना, ठीक है। अब खेती की कपास को बाजारों में ले जाया जाएगा, उसका विनिर्माण किया जाएगा, उससे कपड़े बनेंगे, फिर वस्त्र बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे विनिर्माण किया जाए। विनिर्माण संबंधी सभी कार्य जो है वो द्वितीयक सेक्टर में आएंगे, किस में आएंगे, द्वितीयक क्षेत्र में, ठीक है।
चलो, विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहां मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व का सघनतम रेल तंत्र, तो प्यारे विद्यार्थियों विश्व का जो सघनतम रेल तंत्र है वो आपके यूरोप में, इसका आंसर ए राइट हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा। ठीक है, विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहां मिलता है, तो यूरोप में मिलता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। चलो आगे देखो, विश्व का सर्वाधिक व्यस्तम जलमार्ग कौन सा है, विश्व का सर्वाधिक व्यस्तम जलमार्ग कौन सा है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, भूमध्य सागर, दक्षिण प्रशांत, इसमें राइट आंसर होगा आपके उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक जो व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, ए राइट होगा इसमें। चलो नेक्स्ट अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में देखो, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है, तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये भारत का जनसंख्या घनत्व है। पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक यहाँ पे पूछा, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य यहाँ पे बिहार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बिहार। ठीक है, अगर इस सर्वाधिक की जगह न्यूनतम लगा होता तो हम क्या करते, न्यूनतम लगा होता तो फिर हम अरुणाचल प्रदेश करते। ठीक है, याद रखना कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलो, ग्रामीण बस्तियों में प्रमुखतया कौन सी क्रिया होती है, तो ग्रामीण बस्तियों में देखो, ग्रामीण में देखो खेती कार्य करते हैं, पशु को पालते हैं, ठीक है, शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं, ये सब जो कार्य वो ग्रामीण में गांव में होते हैं, तो गांव में ये प्राथमिक क्रिया हो जाएगी। ये कैसी क्रिया है, प्राथमिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है जल संभर प्रबंधन से संबंधित नीरू मीरू जो कार्यक्रम है वो किस राज्य में चलाया गया। प्यारे विद्यार्थियों, जल संभर प्रबंधन के लिए 2 कार्यक्रम चले थे, एक तो चला था आपके नीरू मीरू कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम, नीरू मीरू कार्यक्रम एक चला था, इसका अर्थ होता है जल और आप, और एक कार्यक्रम चला था आपके अरवारी पानी संसद कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम, अरवारी। ठीक है, अरवारी पानी संसद, अरवारी पानी संसद, यह कार्यक्रम चला था। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक तो नीरू मीरू कार्यक्रम, एक अरवानी पानी संसद कार्यक्रम, ये दोनों किससे संबंधित हैं, जल संभर प्रबंधन से संबंधित हैं। तो नीरू मीरू कार्यक्रम कहां चला था, यह आंध्र प्रदेश में चला था, और अरवानी पानी संसद कार्यक्रम ये अलवर में चला था। अलवर आपके राजस्थान में पड़ता है, तो आप राजस्थान कर देना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप सभी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। आगे देखो, प्रादेशिक नियोजन का संबंध है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले नियोजन का अर्थ क्या होता है, नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग, किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार करना। और नियोजन को 2 भागों में बांटा गया है, यानी इसके 2 प्रकार ही कह सकते हैं नियोजन, एक तो होता है खंडीय नियोजन, एक होता है प्रादेशिक नियोजन। तो यहाँ पे प्रादेशिक नियोजन का संबंध, यहाँ पे देखो, अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों के विकास है, या क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम है, या परिवहन जनता में क्षेत्रीय या ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। नहीं, देखो क्षेत्र विशेष के विकास में तो वो आपका खंडीय नियोजन होगा। प्रादेशिक नियोजन यानी पूरे प्रदेश की बात हो रही, पूरे प्रदेश के अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों का क्या हो, विकास हो, तो इसमें ए हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है। भाई अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। तो यहाँ पे अम्ल वर्षा है ना, अम्ल वर्षा, इसका जो मुख्य कारण है वो ये है, या वायु प्रदूषण। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, वायु प्रदूषण, क्योंकि बहुत सारे गैसेज जो है वो उसकी वजह से। नेक्स्ट अगला देखो, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। प्यारे विद्यार्थियों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मैं बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, बस जो क्वेश्चन है उसी पर मैं मध्य नजर का फटाफट कवर करवा रहा हूं। ठीक है, चलो बिल्कुल सही चल रहा है, दिखाई दे रहा है सब। ठीक है, चलो आगे देखो, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार उच्च मानव विकास समूह में खालिस्तान देश सम्मिलित हैं। ठीक है, तो आप मुझे इसका आंसर सभी विद्यार्थी कमेंट में देंगे, मुझे कमेंट में देना प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट्स में देंगे, ये आपके लिए है कि मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार उच्च मानव विकास समूह में कितने देश सम्मिलित है, 66 है, कितने हैं, मुझे आप कमेंट में बताना। ठीक है, और बाकी आपको पूछा जाए कि मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार उच्च मानव विकास, पूछा जाए कि सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है, तो सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश है नॉर्वे। कौन सा देश है, नॉर्वे, ध्यान रखना। ठीक है, चलो, तो इसका आंसर मुझे सभी विद्यार्थी कमेंट में देंगे कितने क्या देश हैं। ठीक है, उच्च मानव विकास की बात हो रही है, मैंने हर प्रकार के क्वेश्चन बता रखे हैं। देखो आपको ये भी पता होना चाहिए उच्च मानव विकास सूचकांक वाले कितने देश हैं, अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले कितने देश हैं, निम्न मानव विकास सूचकांक वाले कितने देश हैं। हर प्रकार के क्वेश्चन मैंने चैप्टर को अच्छे से कवर करवाए हैं, इसलिए आप सभी विद्यार्थी कोर्स ज्वाइन करके फटाफट रिविजन कर लीजिएगा, चैप्टर वाइज मैंने करवा रखा है।
इसके अलावा ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहते हैं, तो ब्राजील में कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं, फेजेंडा। तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, ब्राजील में कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहते हैं। परिवहन की जो मांग होती है प्यारे विद्यार्थियों, खालिस्तान के आकार से प्रभावित होती है। परिवहन की जो मांग है वो जनसंख्या यहाँ पे कर देना आप सभी विद्यार्थी, क्या करेंगे, जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या कर देना यहाँ पे। परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो परिवहन के साधन भी जो है उनको भी बढ़ना होगा, ठीक है, क्योंकि जनसंख्या अधिक बढ़ेगी तो भाई परिवहन के साधनों की अधिक जरूरत पड़ेगी। आगे देखो, अरवानी पानी संसद कार्यक्रम राजस्थान के खालिस्तान जिले में चलाया गया। तो अरवानी पानी संसद कार्यक्रम चला था राजस्थान के, और राजस्थान का जिला था अलवर जिला। कौन सा जिला था, अलवर जिला। तो अलवर जिले में चला था, ठीक है, अलवर जिला आप करके आई हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। भारतीय रेल प्रणाली को खालिस्तान मंडलों में विभाजित किया गया है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अपने बुक के अकॉर्डिंग चले तो बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार हम बात करें तो उस समय जो है यहाँ पे कितने मंडल थे, 16 मंडल थे। कितने थे, 16 मंडल। लेकिन अब यदि मैं बात करता हूं तो अब 19 मंडल है प्यारे विद्यार्थी। कितने मंडल है, अब 19 मंडल है, वर्तमान में 19 मंडल है, ठीक है। तो भारतीय रेल प्रणाली को आप यहाँ पे कर सकते हैं, 16 मंडल भी कर सकते हो, 19 मंडल भी कर सकते हो, ठीक है। वर्तमान में यहाँ 19 मंडलों में विभाजित किया गया है। चलो नेक्स्ट, क्योंकि अगर देखो मेरी बात सुनना, क्योंकि अपने जो है ना चैप्टर जो दे रखा है ना उसमें क्वेश्चन आंसर देखना चैप्टर के पीछे, उसके अंदर यहाँ पे साफ साफ बता रखा है। इसमें ऐसा प्रश्न पूछा था कि भारतीय रेल प्रणाली के कितने मंडलों में विभाजित किया गया है, ऐसे प्रश्न था। उसमें ऑप्शन में दे रखा था 15, 16, 18, 20 इस प्रकार से दे रखा था। तो उसमें 16 को राइट किया गया बुक में, ठीक है। तो उस ऑप्शन के अनुसार आए तो आप 16 मंडल करके करिएगा, और बाकी 19 मंडल हैं, ठीक है। खालिस्तान कार्यक्रम गंगा नदी की स्थिति में सुधार से संबंधित है। कौन सा कार्यक्रम गंगा नदी की स्थिति में सुधार से संबंधित है, ये मुझे बताएंगे आप सभी, ठीक है। बाकी देखो अति लघुतरात्मक प्रश्न है आपके सामने। गंगा नदी में तो आपको वो पता ही होगा, नमामि गंगे कार्यक्रम, वो लिख देना आप सभी, ठीक है। नमामि गंगे कार्यक्रम, नमामि गंगे कार्यक्रम जो है वो यहाँ पे गंगा नदी की स्थिति में सुधार से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना। बाकी देखो इजी प्रश्न है, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट और इजी प्रश्न है और एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। जनसंख्या परिवर्तन के 2 घटक के नाम बताओ। तो कोई भी घटक, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ये कोई भी आप लिख सकते हो। विश्व व्यापार संगठन क्या है, देखो विश्व व्यापार संगठन यानी कि आपके WTO की बात हो रही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। तो आप बता सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या है, एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये लिख सकते हो आप इसमें, ठीक है। जो विश्व के विभिन्न देशों के बीच व्यापार के नियमों को निर्धारित करते हैं, ठीक है, ऐसे बता सकते हैं आप, ठीक है। चलो फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मानव बस्ती को परिभाषित कीजिएगा। मानव बस्ती किसे कहते हैं भाई, हम जहाँ रहते हैं वो हमारी बस्ती हुई, वही तो मानव बस्ती है। तो इसकी परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक स्थान जो साधारण रूप से स्थायी रूप से बसा हुआ, कैसे, किस रूप से, स्थायी रूप से बसा हुआ है और वहां पर मनुष्य का निवास है, तो वो मानव बस्ती कहलाती है, ठीक है। बस ऐसे परिभाषा आप लिख देना। नेक्स्ट है कि भारत के विदेशी व्यापार की 2 विशेषताएं लिखेगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे भारत की विदेशी व्यापार का मतलब हुआ भाई हमारा जो इंडिया है वो अन्य देशों के साथ जो है व्यापार करता है। तो इसकी क्या प्रमुख जो है विशेषता है, तो इसमें आप विशेषता ये बता सकते हैं कि हमारा जो अधिकांश जो विदेशी व्यापार होता है, ठीक है, विदेशी देशों के साथ जो व्यापार होता है वो आप बता देना। पहला पॉइंट कि वो समुद्री व वायु मार्गों के द्वारा होता है, समुद्री व वायु मार्गों के द्वारा होता है। दूसरा पॉइंट इसमें ये लिख देना आप सभी कि जो हमारा भारत का विदेशी व्यापार है, ठीक है, ये क्या करता है, हम क्या करते हैं, हम निर्यात की तुलना में जो है वो आयात अधिक करते हैं, निर्यात की तुलना में जो है आयात अधिक करते हैं, यानी आयात का जो स्तर है हमारा उच्च है, ठीक है, प्लस है, आप ये बता देना, ठीक है। हम निर्यात मतलब हम अपने प्रोडक्ट वस्तुओं को भेजते कम है, बेचते कम है, बाहर बहुत कम भेजते हैं, हम मंगवाते हैं, ठीक है। तो हम निर्यात कम करते हैं, आयात ज्यादा करते हैं, इससे बता देना आप, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, ध्वनि प्रदूषण आप इसके ये लिख सकते हैं भाई, ध्वनि यानी अवांछनीय अत्यधिक शोर जो मानव एवं अन्य जीवों पर नकारात्मक प्रभाव डालता हो, हानिकारक प्रभाव डालता हो, तो वो ध्वनि प्रदूषण कहलाता है, इसमें ये बता देना, ठीक है। फिर आगे देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने लघुतरात्मक प्रश्न दे रखे हैं। आर्थिक भूगोल के किन्हीं 3 उपक्षेत्रों के नाम बताओ। तो इसमें कोई भी आप लिख सकते हैं, संसाधन, पर्यटन, कृषि, उद्योग, व्यापार, विपणन, कोई भी भूगोल लिख सकते हो, ठीक है।
और जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग बताइए। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग यह है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के तहत हम किसी भी देश की जनसंख्या का वर्णन कर सकते हैं और भविष्य में जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के तहत हमारे भारत के अंदर प्रिय विद्यार्थियों प्रमुख प्रावस्थाएं निर्धारित की गई है, जिसमें यह देखा गया कि भाई किस दशक में जो है वो कितनी जनसंख्या बढ़ी है, कितनी घटी है, इसमें हम ऐसे बता सकते हैं। इसी की वजह से हम जो है पता लगा सकते हैं। जैसे कि इसी सिद्धांत के तहत प्रमुख 3 प्रावस्थाएं हमारे सामने निर्धारित की गई थी, जिसमें प्रावस्था ए इस प्रकार से दे रखा है, प्रावस्था ए, प्रावस्था ब, प्रावस्था स। प्रावस्था ए में क्या होता है, इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होते हैं, ठीक है। और फिर इसमें प्रावस्था में धीरे धीरे जो है जन्म दर उच्च बढ़ता है, मृत्यु दर में कमी आती है, फिर जन्म दर मृत्यु दर दोनों कम होते हैं। इस तरीके से इसमें बता रखा है प्रावस्था में, अलग अलग प्रावस्थाओं के अंदर। बाह्य स्रोतों को स्पष्ट कीजिएगा। बाह्य स्रोतों का मतलब हो गया बाह्य यानी बाहर, यानी कि हमारी जो कंपनियां हैं वो किसी दूसरी कंपनियों को यानी काम करवाती, ठेके पर देती, तो ये होता है बाह्य, ठीक है, दूसरे देश के द्वारा बाह्य स्रोतन। नेक्स्ट, आंतरिक जलमार्गों के विकास की कोई 2 अनुकूल दशाएं लिखिएगा। भारतीय भाषाओं के परिवारों का नाम लिखो, भारत के पर्वतीय क्षेत्र विकास 3 सुझाव दीजिए, और भारत में उपग्रह संचार पर टिप्पणी लिखो। और अगला क्वेश्चन आपके सामने खंड से के अंदर है, तो ये लघुतरात्मक प्रश्न है, इनको आप अच्छे से देख लेना। बाकी इसके आंसर मैंने कोर्स के अंदर करवा रखे हैं, वहां से देख लेना आप सभी, ठीक है। और ये खंड से है, विनिर्माण से क्या आशय है, आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की प्रमुख विशेषताएं बताओ। और ये बड़े नंबर के अंदर आपके यहाँ 2-2 नंबर के अंदर ये इस प्रकार से प्रश्न पूछे हैं। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों का वर्णन करना है, ठीक है। भाई उद्योग कहाँ स्थापित होना चाहिए, तो उद्योग आप लिख सकते हैं, इस पे उद्योगों के नजदीक बाजार होना चाहिए, ठीक है। और परिवहन के साधन, सभी प्रकार के साधन उपलब्ध होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। विनिर्माण से क्या आशय है, कच्चे माल को पक्के माल में रूपांतरित करना विनिर्माण। आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की क्या विशेषताएं हैं। और वर्षा जल संग्रहण का अर्थ बताते हुए इसमें होने वाले लाभों को बताइएगा कि हम वर्षा के जल को इकट्ठा करेंगे तो हमें क्या लाभ होगा, तो ये तो आप बता सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की 4 विशेषता क्या है, ठीक है। भाई पीने के पानी को स्वच्छ करके यानी गंदे पानी को स्वच्छ करके उसका पुनर्चक्रण करें, और भी जल की उपलब्धता को हमें बनाए रखना चाहिए, ठीक है। जल को अंतर्राष्ट्रीय यानी इस प्रकार से जो है जल को बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन घोषित किया जाना चाहिए, उस समय समय पर उसकी जांच की जाए, जल की बर्बादी को रोका जाना चाहिए। ऐसे आप इसकी विशेषता लिख सकते हैं, ठीक है। भारत में ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों का वर्णन। देखो ऊर्जा के 2 स्रोत, एक तो परंपरागत, एक गैर परंपरागत या अपरंपरागत। परंपरागत में कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। अपरंपरागत में जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, भूतापी ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा। तो अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में यहाँ पे आपको वर्णन करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर खनिज किसे कहते हैं, भूमि से निकाले गए भौतिक व रासायनिक पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी हैं वो खनिज कहलाते हैं, ठीक है। खनन क्रियाओं के द्वारा निकाले गए भौतिक रासायनिक पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी वो खनिज कहलाते हैं, ठीक है। रासायनिक भौतिक गुणधर्मों का उनको खनिजों का वर्णन करना है। और फिर गैर निर्वाह कृषि, वाणिज्य, ये देख सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन भारतीय कृषि के प्रमुख प्रकारों का, भारतीय कृषि की क्या समस्याएं हैं। भाई हमारे किसान जो है, भारतीय किसान जो है वो खेती करते हैं, तो हमारे बीच क्या समस्याएं आती हैं। समस्या ये है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो जो खेतों का आकार है वो सिकुड़ता जा रहा है, क्षेत्रफल में कमी आ रही है, मूलभूत आवश्यकताओं को लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और हमारे किसान जो है वो कैसे भी करके खेती करते हैं, लेकिन खेती से इतना मुनाफा नहीं हो पाता है, कर्ज में डूब जाते हैं। तो ऋणग्रस्तता, छोटे खेत और वाणिज्यीकरण का अभाव है, मानसून पर निर्भर है हमारे किसान जो है, यानी कि हमारे भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये बता सकते हो कृषि की समस्याओं में। फिर यहाँ पे देखो खंड ये आया आपके सामने, इसके अंदर आप ये विश्व के मानचित्र में आपको यहाँ पे अंकित करना है न्यूयॉर्क, केपटाउन, लंदन, सिडनी। ये आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर लेना, वहाँ मैंने सब करवा रखा है प्यारे विद्यार्थियों। और ये देख सकते हैं भारत में कोच्चि, हल्दिया, पारादीप, कांडला, ठीक है। और ये था आपके सामने आज भूगोल का मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर, जिसके तहत हमने देखे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं और किसी नए टॉपिक के साथ। और मैं आप सभी को एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप डाउनलोड कर लेना। महेंद्र ब्यावर कोचिंग, एक बार वापस बता देता हूं मैं आप सभी को, महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप है हमारा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, महेंद्र ब्यावर कोचिंग। और ये मेरे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं प्यारे विद्यार्थियों, आप ऑनलाइन भूगोल की बुक का ऑर्डर करना चाहते हैं तो बुक भी मंगवा सकते हैं अपने घर पर, ठीक है। ये भूगोल की हस्तलिखित नोट्स बुक है, इसको घर मंगवा सकते हैं, 3 दिन में ये घर पहुंच जाएगी। मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर, आज ही ऑर्डर कर लेना, ठीक है। चलो ये 89556613 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इन पर मैसेज कर देना अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। ओके, मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।